हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा वीडियो एक कंटिन्यूअस वीडियो है, दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ द टेक्सोनॉमी कैरेक्टर्स। टेक्सोनॉमी कैरेक्टर्स में हमने पहले जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी जो है वो कर ली थी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो द मेन पॉइंट एयर इज़ दैट इज़ जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें बहुत ही अनइवनली जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया है किसी भी टेक्सोनॉमिक पर्पज़ के लिए। दैट इज़ इनका जो पूरा एक अगर हम कहें इम्पोर्टेंस जो है वो अभी तक नहीं बन पाई है। इनको जो है पूरी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया गया है। कुछ स्पेशल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही होते हैं जिनके बेसिस पर जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंसी के केस में देखें या डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं या सिग्निफिकेंस जो इनकी होती है, तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोर यूज़फुल साबित होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में इनकी जो इम्पोर्टेंस है फिर भी ज़्यादा ही देखी जाती है। और इनका जो है एक एडवांटेज ये है कि बेसिकली इनकी जो स्टडी होती है वो रिक्वायर करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। दैट इज़ लिविंग सैंपल जो है वो रिक्वायर होता है, जैसे कि उसकी प्रोटीन की स्टडी करनी है, उसके सीरोलॉजिकल स्टडीज़ करनी है, तो उसके लिए बेसिकली हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, उस पर हमें स्टडी करनी होगी। एंड एज ए रिज़ल्ट फिर जो है हमारा कंक्लूज़न जो निकलेगा उसके बेस पर हम उसे एक पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में रख सकते हैं। तो इस केस के अंदर सबसे सूटेबल सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं बेसिकली ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल हो, या फिर जिनकी बॉडी साइज जो है वो स्मॉल हो, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स हों जिनको जो है आसानी से लेबोरेटरी के अंदर या फिर किसी एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के अंदर जो है वो डिटरमाइन किया जा सके। लेकिन बेसिक बात जो यहाँ पर आती है वह यह है कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब जैसे जैसे उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। कुछ डिटेल्ड कंपैरिजंस जो हैं अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हमारे हैं उनके जो है वो किए जाते हैं बिटवीन द रिलेटेड स्पीसीज़ जो कि एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं, जिससे कि उनके बीच का जो डिफरेंस जो है वो हम पता लगा सकें। तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की हेल्प से ये चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रोथ रेट्स और एग हैचिंग पीरियड जो है मॉस्किटोज़ के अंदर, और ग्रोथ रेट और जो टेम्परेचर का जो रिएक्शंस हैं इन वेरियस स्पीसीज ऑफ द फ्रॉग ऑफ द सेम जीनस, दैट इज़ राना की जो है वो बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं, दैट इज़ राना टिग्रीना एंड राना एनी अदर, दैट डिफर सिग्निफिकेंटली। तो उनके बीच में डिफरेंस जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल जो है वो साबित हो सकते हैं। और ऐसे ही डेफनिया जो है उसके बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वो डिफ़र करती हैं, किसके अंदर जो है उनकी हीमोग्लोबिन की जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उनके अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो है उनकी हीमोग्लोबिन को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। उनके बेसिस पर भी ये पता चलता है कि डेफनिया की जो स्पीसीज़ हैं वो एक दूसरे से फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो है वो डिफ़र करती हैं। तो ये कंक्लूड करता है कि दैट मैनी इफ़ नॉट मोस्ट प्रोटीन्स जो होते हैं वो स्पीसीज़ स्पेसिफिक होते हैं। दैट इज़ हर स्पीसीज़ स्पेसिफिक के अंदर एक पार्टिकुलर प्रोटीन जो है वो ही पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं दैट इज़ द टाइप ऑफ द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इन्हीं के अंदर सबसे पहला हमारा आता है द मेटाबॉलिक फैक्टर्स। अब मेटाबॉलिक फैक्टर्स की जो बात आती है वो ये है कि प्रेजेंट टाइम तक की अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और स्पेशली जो है जितने भी हमारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं ना, उन्हें जो है मॉर्फोलॉजी जो है उनके ऊपर जो है इतना रिलाय जो है वो नहीं मिलता, उतनी इम्पोर्टेंस जो है उनसे नहीं मिल पाती। सो उन्होंने ग्रेटेस्ट यूज़ जो है वो लिया है जो हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनका बहुत केसेस के अंदर। दैट इज़ फर्स्ट इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए क्लासिफिकेशन, दैट इज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, और सेकंड जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इन बैक्टीरियोलॉजिस्ट या फिर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा यूज़ में लिए जाते हैं। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो भी एक इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर जो है वो बन जाती है। दैट इज़ एक इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर बन जाती है बोथ एनाबॉलिक और जो कैटाबॉलिक हमारी रिएक्शंस जो हैं होती हैं उनके लिए।
सेल की जो हमारी केमिस्ट्री होती है दैट इज़ द स्टडी ऑफ द सेल, वो भी एक इम्पोर्टेंट फेज़ जो है वो होती है किसके लिए, सर्टेन बैक्टीरिया है और सर्टेन जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज़ कि हम पता लगा सकते हैं कि वेदर एक बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव नेचर का जो है, और एज अकॉर्डिंग जो है फिर हमें उसे उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में एडजस्ट कर देते हैं। अब मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो और भी ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस की मानी जाती हैं, बिकॉज़ इनके द्वारा ही जो है हम पता लगा सकते हैं कि वेदर एक बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक है कि अनएरोबिक है, ओके, और कैसे जो है उसके कल्चरल जो ग्रोथ पैटर्न्स है या कलरेशन जो है वो डेवलप हो पाते हैं किसी भी एक स्टैंडर्डाइज मीडिया के ऊपर। तो इन सब के अंदर जो है हमारा जो मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं उनका रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ द सीरोलॉजिकल, द प्रोटीन एंड द अदर बायोकेमिकल डिफरेंसेस, जिनके बेसिस पर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई भी किया जाता है। जैसे कि सीरोलॉजी की अगर हम बात करें तो सीरोलॉजी जो है वो कंसर्न करता है विद द नेचर और द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड द एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बीच में किस तरीके का नेचर है, किस तरीके का इंटरेक्शन उनके बीच में प्रेजेंट होता है, वो सीरोलॉजी जो है उसे डील करती है। एंटीजन जैसे कि हमें पता भी है ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन को जब उन्हें ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओके, ऑफ अदर एनिमल्स। और एंटीबॉडीज़ जो है वो हमें ब्लड सीरा जो है उससे ऑब्टेन हो सकती हैं, और वो भी इम्यूनाइज्ड एनिमल्स के अंदर से, जो कि हम कहें तो एक तरीके की सीरम ग्लोबुलिन्स होती हैं जिन्हें कि बनाया जाता है इन रिस्पॉन्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेन एंटीजन। किसी भी फॉरेन एंटीजन के रिस्पॉन्स के फॉर्म में जो है ये एंटीबॉडीज़ जो है बेसिकली बनती है। तो ये ही हमारे प्रिंसिपल सब्सटेंसेस हैं, दैट इज़ एंटीजन और एंटीबॉडीज़, जो कि हमारे सीरोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर मेन पार्ट जो है प्ले करती है। मेन इंपॉर्टेंस इन्हीं की ही होती है, उनके बेसिस पर ही एनिमल्स को जो है स्टडी किया जाता है। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को अंडरलाइन करके जो है हमारा एक मेन प्रिंसिपल जो है हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव स्पेसिफिसिटी। क्वांटिटेटिव स्पेसिफिसिटी मीन्स कि एक गिवन काइंड ऑफ एंटीबॉडी जो हमारी है वो मोर स्ट्रांगली जो है वो रिएक्ट करेगी, और अगर कंपेरेबल कंडीशंस है तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन के साथ ही वो रिएक्ट करेगी, ओके, देन एनी अदर सब्सटेंस। जो प्रेसिपिटेन रिएक्शन है वो डिस्कवर्ड की गई थी क्रॉस के द्वारा इन 1897, और उसने जो है वाइडली उससे इस मेथड को जो है वो टेक्सोनॉमी में और जो स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उनकी स्टडी में जो है काफ़ी जो है यूज़ में इसे लिया था। अब कुछ बेसिक प्रीमाइसेस जो है हमारे सिस्टमेटिक सीरोलॉजी के होते हैं, कुछ बेसिक कंक्लूजन जो है इस ओवरऑल स्टडी से निकल कर आते हैं जिन्हें कि हमें स्टडी करना है। फर्स्ट अगर हम सबसे पहले देखें तो किसी भी एनिमल का जो एंटीजेनिक कंपोजिशन है वो उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसके नेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और उसे हमेशा कंसिडर किया जाना चाहिए उसके, अगर नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो दैट इज़ एंटीजेंस को कंसिडर किया जाना चाहिए एज अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एज अ सीरोलॉजिकल फैक्टर इन द क्लासिफिकेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड आती है दैट इज़ प्रोटीन एंटीजेंस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं, दैट इज़ वो जो है जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो होते रहते हैं। और गुड प्रेसिपिटेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा अडेप्ट हो जाती हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा लेवल तक एक बायोकेमिकल सिमिलैरिटी जो है वो किसी भी दो प्रोटीन एंटीजन के बीच में बता पाती हैं। दैट इज़ प्रेसिपिटेंट टेक्निक्स का मेन जो क्राइटेरिया है वो ये है कि दो सिमिलर प्रोटीन एंटीजन्स हैं उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जा सके। अलग अनदर जो है अगर हम यूज़ देखें सीरोलॉजिकल टेस्ट का, दैट इज़ इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। ब्रूक एंड प्रोस्क ने जो है इन्हें यूज़ में लिया था प्रेसिपिटेशन टेस्ट को फॉर डिटरमाइनिंग द इंसेक्ट प्रेडेटर्स ऑफ द इमेच्योर मॉस्किटो। दैट इज़ इमेच्योर मॉस्किटोज़ को फेड कौन से प्रेडेटर्स कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्रेडेटर्स हैं, इंसेक्ट प्रेडेटर्स हैं जो कि इनको खा रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है उन्होंने प्रेसिपिटेंट जो मेथड है उसका यूज़ लिया था। व्हाट दे डू इज़ दे टेस्टेड the stomach contents of the Belostoma, Renetra fusca, Palisot buis, a hydrophilid larva. That is, these are the insect larvas.
अ डैमसेल फ्लाई निम्फ एंड अ डाइटिसिड लार्वा। और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इट इज़ पॉसिबल टू डेमोन्स्ट्रेट बाय प्रेसिपिटेंट टेस्ट, कि प्रेसिपिटेंट टेस्ट से ये पॉसिबल है कि द प्रेजेंस ऑफ मॉस्किटो लार्वे एंड द प्यूपे इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एक्वेटिक इंसेक्ट प्रेडेटर्स। इंसेक्ट जो प्रेडेटर्स हैं, जो कि एक्वेटिक हैं, जो पानी में रहते हैं, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स की जो हमने जो है प्रेसिपिटेंट टेक्निक से जो है वो टेस्टिंग की है, उनमें हमें मॉस्किटो के लार्वे की प्रेजेंस जो है और उनके प्यूपिल फॉर्म्स जो है उनकी प्रेजेंस मिली है। दैट इज़ वो जो है इमेच्योर मॉस्किटोज़ हैं, उनके प्रेडेटर्स जो है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द बॉडी सिक्रेशंस, दैट इज़ ये भी एक दूसरे टाइप का जो है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है टेक्सोनॉमी के अंदर एक किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी। जैसे कि अगर हम बात करें तो वैक्सी सिक्रेशंस जो हमारे स्केल इंसेक्ट्स के और मीली बग्स के हैं वो इसी कैटेगरी में जो है वो आते हैं। वैक्स पैटर्न्स जो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं वो एक तरीके की मॉर्फोलॉजी है उसे ही शो करते हैं। एंड स्पेशली जो नंबर है, साइज है और अरेंजमेंट जो है वैक्स ग्लैंड्स का, और देयरफॉर तो इनकी जो है वो इतनी ही कॉन्स्टेंसी होती हैं जितनी कि इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम इन स्ट्रक्चर्स की बात करें, दैट इज़ अगर हम वैक्स ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें, दैट इज़ उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से रिलेटेड और उससे मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में जो है वो मिल जाती है। एंड द लास्ट इज़ द जीनिक स्टेरिलिटी फैक्टर्स, दैट इज़ स्टेरिलिटी जो है उसे वो माना जाता है कि एक बेटर क्राइटेरिया है फॉर द स्पीसीज़ आइडेंटिफिकेशन और उनके क्लासिफिकेशन के लिए। कुछ केसेस में है जैसे कि डिस्टिंक्ट स्पीसीज़ में भी कम्प्लीटली इंटरफर्टाइल, एकदम सेपरेट स्पीसीज़ है तो भी वो जो है इंटरफर्टाइल हो सकती हैं, उनमें जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अगर हम दूसरे केस की बात करें तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टेरिलिटी इज़ प्रेजेंट इवन बिटवीन सब स्पीसीज़ ऑफ अ सिंगल स्पीसीज़। एक सिंगल स्पीसीज़ के नीचे जो है हमें पता है सब स्पीसीज़ जो है वो होती हैं, तो उनके केस में भी फर्टिलिटी जो है या स्टेरिलिटी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। सो ये भी एक क्राइटेरिया, एक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है ये होती है जिसके बेसिस पर जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है उनके स्पीसीज़ लेवल तक, उनको उनके सब स्पीसीज़ लेवल तक, और उनके क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में ये काफ़ी जो है वो हेल्प करता है। सो या दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, कैसे जो है इकोलॉजी जो है वो एज ए कैरेक्टर हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।